सुजाता सुबह सुबह चाय पी रही थी, तभी उसकी बड़ी बहू काजल का आना होता है। अरे बहू सुन, कल गोपाल को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तो तू कल की तैयारी कर ले। कुछ अच्छा सा बना लियो ताकि वो खुश हो जाए। जी माँ जी, आप जो कहेंगी मैं वो सब बना दूंगी। वैसे वही लोग आ रहे हैं ना जिस लड़की की आपने अभी मुझे फोटो दिखाई थी? हाँ, अरे क्या नाम था, दीपा, उसकी ही बात कर रही हूँ मैं। लड़की तो अच्छी है, बस वो क्या है ना, अच्छा खासा पैसा मिल जाए तो मैं तो कल के कल ही रिश्ता पक्का कर दूंगी गोपाल का। अब अगले ही दिन सुजाता के बेटे गोपाल को देखने के लिए लड़की वालों का आना होता है। लड़की की माँ गोपाल को देखकर कहती है, जी देखिए ऐसा है, हमें तो आपका लड़का पसंद है। आप पहले लड़की देख ही चुके हो, तो मैं तो कहती हूँ बातचीत आगे बढ़ाते हैं और लगे हाथ शादी करके रिश्तेदारी निभाते हैं। क्यों, ठीक कहा ना बहन जी? अरे आपने तो मुंह की बात बोल दी। बस लेन देन की बात भी हो जाए तो। लेन देन का इतना क्या सोचना, हमसे जितना होगा हम अपनी बेटी के लिए खुशी खुशी करेंगे। अब उसे रहना तो यही है। जी जी जी, एकदम सही कहा आपने। वैसे आपकी और हमारी बनेगी खूब, क्यों बहन जी? हाँ जी, क्यों नहीं। चलिए तो जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और डेट फिक्स करते हैं, सब हो जाएगा। जी जी जरूर, मैं अभी अपने पंडित जी से बात कर लेती हूँ। सुजाता के घर वालों को लड़की पसंद थी और लड़की वालों को गोपाल। गोपाल कमाता भी अच्छा खासा था और गोपाल की शादी के लिए लेन देन की बात भी हो चुकी थी। अब कुछ ही समय बाद शादी का सही मुहूर्त देखकर गोपाल और दीपा की शादी करवा दी जाती है। दीपा शादी करके जब अपने ससुराल आती है तो पहले दिन सुबह सुबह अपनी सास से पूछती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? आप बता दीजिए, मैं वही बना लूंगी। बहू आज तो तेरी पहली रसोई है, तो कुछ मीठा बना ले। वो क्या है ना, इस रसम में कुछ मीठा ही बनाना होता है। जी माँ जी, जैसा आप कहे मैं वैसा कर लेती हूँ। हाँ, और तुझे कुछ समझ ना आए ना तो तू बड़ी बहू से पूछ सकती है, वो तेरी मदद करवा देगी। दीपा भी धीरे धीरे अपने ससुराल वालों को और वहाँ के तौर तरीकों को समझ रही थी और ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज सुजाता की पड़ोसन रज्जू का सुजाता के घर आना होता है। अरे सुजाता, अब तो बस तुझे आराम ही आराम है। शाम की समय क्या मजे में हाथ में चाय का कप लिए बैठी है तू, एकदम सांस लग रही है अब। अरे राजू, हाँ बैठ जा, तेरे लिए भी चाय मंगवाती हूँ। ए बहू, एक कप चाय तो ले आना। सुजाता की छोटी बहू रज्जू के लिए चाय लेकर आती है। जब वो चाय लेकर आती है तो रज्जू कहती है, क्या बात है सुजाता, तेरी बहू तो अभी से ही तेरे कंट्रोल में है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी बहुएं तेरा कहना मानती है। हाँ, अब घर में सब एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे की बातें तो सुननी ही पड़ेगी, ये तो तू भी जानती है। हाँ, घर के लोगों को एक साथ लेकर चलना ना बहुत मुश्किल है, और तेरी बहुएं अगर तेरी बातें मान रही है तो यही बहुत बड़ी बात है। सुजाता और रज्जू आपस में बात कर रहे थे, तभी सुजाता के दोनों बेटे अपने महीने की सैलरी लेकर आते हैं और सुजाता को देते हुए कहते हैं, माँ ये पैसे अब आप देख लो, इसमें क्या करना है क्या नहीं, बाकी मैंने बस अपने किराए के लिए 2000 रुपये निकाल लिए हैं। अबे तेरे भी पैसे पूरे हैं ना? चल ठीक है, मैं घर का राशन शाम में ही लेकर आती हूँ। हाँ माँ, वो आपको ये कहना था कि दीपा को कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, तो मैंने भी उसे कह दिया है कि तुम्हें पैसे माँ से ही मांगने होंगे, चाहे आप कुछ भी लाओ। ठीक है, वो सब मैं देख लूँगी। बहुओं को पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल देख लूँगी। इतना कहने के बाद सुजाता रज्जू से बातें करने लगती है। काजल दीपा को कहती है, और देवरानी जी, आप देवर जी को अपने वश करने में कामयाब नहीं हुई। लगता है आपके प्यार का कोई असर नहीं हो रहा है देवर जी पर। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने उन्हें कहा था कि कुछ पैसे मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि पैसों का हिसाब तो माँ ही रखती है। अरे दीपा, कितनी मूर्ख है तू। आज ही देवर जी से कहियो कि वो तुझे पैसे दे दे, वरना तू माँ जी से ही मांग कर देख ले, पाई पाई का हिसाब मांगती है। मेरी तो जिंदगी खराब हो चुकी है, अब मैंने सोचा कि तेरी जिंदगी बर्बाद ना होने दूं। आप सही कह रही हैं दीदी, शायद मुझे अपने पति से ही पैसे मांगने चाहिए। मेरा पति तो मेरे हाथों से निकल गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू भी अब माँ जी के सामने जाकर 2-4 रुपयों की भीख मांगे। नहीं नहीं, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ, मैं माँ जी के सामने पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। काजल तो दीपा के कान भर रही थी ताकि घर में कलेश हो, लेकिन गोपाल भी दीपा को अच्छे से समझाता है। देखो दीपा, माँ शुरू से ही पैसे रखती आई है। अगर आज तुम्हारे आने पर मैं उनसे कोई सवाल करता हूँ तो वो तो यही कहेंगे ना कि मैं जोरू की सुन रहा हूँ।
ठीक है, फिर मैं माँ जी से पैसे मांग लिया करूंगी। और अगर माँ जी ने कुछ बोला तो? अरे बिना बात क्यों बोलेंगी वो? मैं उन्हें कह दूंगा कि तुम्हें कुछ पैसे दे दे। खुश? ठीक है, मैं खुद ही माँ जी से पैसे मांग लेती हूँ। अब अगले ही दिन दीपा और काजल दोनों ही अपनी सास से पैसे मांगने जाती हैं। क्या करना है तुम दोनों को पैसों का? हैं? तुझे तो श्रृंगार का सामान लाना है और तुझे कपड़ों के लिए चाहिए ना पैसे, छोटी बहू? जी माँ जी, बस एक साड़ी लेनी है, उसके लिए पैसे मांग रही हूँ। ठीक है, ये ले पूरे 1000 है, 500 दोनों के। अब देख लो इतने में से क्या होगा क्या नहीं। अब अगले महीने तक कोई ज्यादा खर्चा मत मांगना मुझसे। वो क्या है ना, मुझे भी बहुत काम है, इतने पैसों में घर चला पाना मुश्किल है। अपनी माँ को पैसे देते हुए अपने कमरे से रूबी देख रही थी और वो अपनी भाभी को पैसे गिनता देख अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। मम्मी, मुझे भी आपने इस महीने का खर्चा नहीं दिया। आप तो जानती है ना कॉलेज आने जाने में कितना किराया लग जाता है। हाँ बेटा, ये ले 1000 रुपया और ध्यान से खर्च करियो इन्हें। पता चले कि तेरे दोनों भाइयों की तनख्वाह आने से पहले ही तू पैसों को उड़ा कर बैठ जाए। अगर खत्म भी हो गई तो आप किसके लिए हो मेरी प्यारी मम्मा? देख रही है ना, माँ जी ने अपनी बेटे को 1000 दिए हैं और हमें 500। हाँ ये तो है, कोई बात नहीं, हमें भी जरूरत पड़ेगी तो हम माँ जी से फिर मांग लेंगे, इसमें सोचने वाली क्या बात है। दीपा, तू धीरे धीरे सब समझ जाएगी, अभी ना तू बहुत नादान है। अब तक तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन जब एक रोज रूबी को सुजाता पैसे देने से मना करती है तो रूबी को लगने लगता है कि उसकी छोटी भाभी की वजह से उसे पैसे नहीं मिल पा रहे। ऐसे में अब रूबी अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, मम्मी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी से ज्यादा आपकी बहू इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अरे अब क्या हुआ? देख रूबी, अगर तू पैसों की बात करने आई है ना तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। इस महीने घर में बहुत दिक्कत है पैसों की। आज मैंने तुझे पैसों के लिए मना क्या कर दिया? तू मुझे बहू बेटी में भेदभाव बताने आ गई। माँ, अगर ऐसा होता ना तो पूरे दिन घर में कलेश ही होता रहता, लेकिन आज तक मैंने भाभीियों की बुराई कभी नहीं की आपसे, भले ही उन्होंने आपके बारे में कितना भी कुछ गलत क्यों ना बोला हो। अरे रूबी, अच्छा चल, तुझे अगले महीने का खर्चा ज्यादा दे दूंगी, ठीक? चल अब जाकर खाना खा ले बच्चा। माँ, खर्चे के पैसे तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ना मेरे लिए ऊपर एक कमरा बनवा दो, अच्छा सा। नीचे शोर आता है तो मुझे दिक्कत होती है पढ़ने में, काम करने में। अरे ये तू क्या कह रही है? अभी हाथ पर इतने पैसे नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं तेरे भाइयों से बात करूंगी। रूबी जो चाहती थी वो हो रहा था। रूबी अपनी माँ के हाथों में आने वाले महीने भर का खर्च अपने हिसाब से चलाने लगी थी। रूबी जो कहती सुजाता ना चाहते हुए भी रूबी की बात मान लेती, क्योंकि वो अपनी माँ को इमोशनल कर दिया करती थी, जिस वजह से सुजाता अपनी दोनों बहुओं को भी खर्च नहीं दे रही थी, जबकि कमाई उनके पतियों की ही थी। हालांकि काजल और दीपा को ये बात खटकने लगी कि उनके पतियों की कमाई उन्हें ही नहीं दी जा रही, और मिलती भी है तो उसके लिए उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ती है। दीदी, ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें कुछ करना ही होगा। तू ठीक कह रही है दीपा, देख तू कैसे माँ जी सिर्फ रूबी को पैसे देती है। क्या हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है? सारा दिन घर का काम धंधा करते हैं हम, और मौज हमारी ननद कर रही है। लेकिन मैं अगर माँ जी से ननद जी के बारे में कुछ भी कहती हूँ ना तो घर में कलेश हो जाएगा। उनसे कुछ कहूंगी तो भी घर में कलेश होगा। अगर हमें कुछ करना है तो हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना होगा, वरना ननद जी की होशियारी तो साफ साफ नजर आ रही है। हाँ दीपा, तू एकदम ठीक कह रही है। देख तू कैसे कुछ ही समय में कमरा बनवा लिया, वरना हम तो कब से माँ जी को कह रहे हैं कि घर की मरम्मत करवा लो, लेकिन माँ जी है कि सुनती ही नहीं है। कुछ दिन बाद जब उनकी शादी होगी तो माँ जी की जितनी भी जमा पूंजी है बटोर कर वही ले जाएंगी। दीपा और काजल बात कर रहे थे, तभी सुजाता वहां आती है और अपनी बहू को कहती है, बहू तुम दोनों को मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों हो के यहाँ बैठकर चुगलियां कर रही हो। ये नहीं कि बाहर आकर देख लो कि कोई आवाज लगा रहा है। जी माँ जी, कहिए ना, क्या काम है? हम वो काम को लेकर ही बातचीत कर रहे थे और कुछ नहीं। कहिए ना माँ जी, क्या काम है? हम दोनों खाना बनाने ही जा रहे थे। तुम दोनों कल कपड़ों के लिए पैसे मांग रही थी ना, उससे पहले भी तुम लोगों ने कपड़ों के लिए पैसे मांगे हैं। मैं और रूबी जाकर तुम दोनों के लिए कपड़े ले आएंगे, बस यही कहने आई थी मैं। लेकिन माँ जी, आपको हमारी पसंद नापसंद का क्या ही पता होगा। मैंने जितना कहा है ना उतना समझ लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो कपड़े लेकर आऊं वो भी तुम्हें नसीब ना हो।
अब सुजाता और रूबी बाजार जाते हैं और रूबी सस्ते कपड़े खरीद कर अपनी भाभीियों के लिए लेकर आती है। हालांकि काजल और दीपा ये देखकर और भी परेशान हो जाते हैं। अभी तो मैंने कमरा ही बनवाया है, अब माँ से कहूँगी एक नया और महंगा लैपटॉप ले दे और इसके बाद एक महंगा फ़ोन खरीदूंगी। लेकिन इसके लिए भी तो पैसे बचाने होंगे। ये पैसे मैं माँ को भड़का भड़का कर ही तो बचा रही हूँ। देखा दीदी, जानबूझकर ननद जी हमारे लिए ये सस्ते कपड़े लेकर आई हैं। हाँ, मैं सब देख रही हूँ। आज इन्हें आने दो, इनकी भी खबर मैं अच्छे से लेती हूँ। बहुत भरोसा है ना इन्हें अपनी माँ पर। अब देर रात काजल और दीपा अपने अपने पतियों से अपनी माँ और ननद की शिकायतें करती है। इधर गोपाल दीपा से कहता है, इतने दिनों से तो सब कुछ अच्छा ही चलता है, तो अब क्या दिक्कत होगी? माँ जो भी कर रही है सही कर रही है। देखो, मुझे माँ से कोई बहस नहीं करनी, और वो भी तुम्हारी वजह से। और आपने अपनी बहन को देखा है ना, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कमरा बनवाया है और फिजूल खर्ची भी इतना करती है। कभी आप लोगों ने उन्हीं कुछ नहीं कहा? देखो, मैं ऑफिस से थका आ आया हूँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। हाँ, आप अपनी माँ और बहन के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ ना। जितना भी कमाते हैं अपनी माँ को दे आते हैं। कभी पूछा है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत भी है या नहीं? तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो क्या माँ ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? माँ तुम्हारी और भाभी दोनों की ही जरूरतें पूरी करती है। जिस तरह आपकी आंखों पर कुछ ना देख पाने की पट्टी बंधी हुई है ना, वो जल्दी हट जाएगी, देख लेना आप। अब काजल और दीपा दोनों ही बाहर नौकरी करने का फैसला करते हैं और देर शाम अपनी सास के पास जाकर कहते हैं, माँ जी, हमें नौकरी करनी है क्योंकि आप हमें हमारे पतियों की कमाई तो दे नहीं रही। तो हमने सोचा हम खुद ही अपनी कमाई से अपने लिए ढंग के कपड़े तो खरीद ले, क्योंकि अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम खुद के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें बाहर जाकर नौकरी करनी है ताकि हम अपना खर्चा खुद उठा सके और हमें आपके आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देख रही हो ना माँ, किस तरह दोनों भाभियां अब अपनी मनमानी पर उतर आई हैं। अब ये बाहर जाकर पैसे कमाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही है ना, उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। तुम दोनों कहीं नहीं जा रही और जो कुछ तुम्हें इस घर में मिल रहा है उसमें ही तुम दोनों को गुजारा करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगी। घर की इज्जत का सवाल है भाई। माँ जी, आप ना ये सही नहीं कर रही है। ना तो आप हमें ढंग से पैसे देती है, ना ही हम अपनी पसंद के कपड़े खरीद पाते हैं, ना ही अपनी मर्जी का कुछ कर पाते हैं। हाँ तो माँ, देखा ना, मैंने कहा था ये लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बहू, तुम दोनों को एक बार फिर कह रही हूँ, जाकर अपने अपने कामों में लग जाओ। ऐसा ना हो कि जो पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ वो भी देना बंद कर दूं। दीपा और काजल अब और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ऐसे में अब अगली सुबह जब सुजाता उठती है तो वो देखती है किचन का दरवाजा लगा हुआ है। दोनों बहू में से कोई कहीं नजर नहीं आ रहा। दोनों के कमरों के दरवाजे भी लगे हैं। तभी सुजाता अपनी दोनों बहू को आवाज देती है, अरे दोनों के दोनों कहाँ गए? कहीं तुम दोनों को कुछ हो तो नहीं गया? सुबह के 10 बजने आए, अभी तक तुम दोनों जगी नहीं क्या? माँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भाभियों ने काम न करने का मन बनाया है और तो और कह रही हैं कि वो सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाएंगी, बाकी भैया भी भूखे गए हैं। इतनी ज्यादा मनमानी पर उतर आई है ये दोनों। आज मैं इनको पैसे देना ही बंद कर देती हूँ। आ जाएगी अकल ठिकाने। माँ, अकल तो आप इनकी बात में ठिकाने लगाना, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, उसका क्या? आज खाना तू बना लेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी बेटा। तेरी वजह से इन दोनों ने नखरे करना शुरू कर दिया। जा जाकर किचन में काम कर। लेकिन माँ, मैं काम नहीं करने वाली, मुझे खाना वाना नहीं बनाना, मुझसे नहीं होगा ये काम। देख, मुझे भूखे रहने की आदत नहीं है और अगर तूने भी खाना नहीं बनाया तो तुझे भी पैसे देना बंद कर दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर रूबी मन मारकर खाना बनाने जाती है। इधर सुबह से शाम हो जाती है लेकिन दीपा और काजल घर का एक काम नहीं करते। जब सुजाता के दोनों बेटे काम पर से घर लौट कर आते हैं तो सुजाता अपनी बहू की शिकायत दोनों बेटों से करती है। तभी गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तक मैं आपकी बात मानता आया हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार दीपा के लिए बोल रहा हूँ। ना तो आप उन्हें पैसे देती हैं और ना ही उनके मनपसंद की चीजें ला कर देती हैं। तो क्या तू अब अपनी पत्नी के लिए माँ से बगावत करेगा? नहीं माँ, मैं आपसे लड़ने नहीं आया, ना ही मैं घर में कलेश करना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि घर में सभी खुश रहें। हम दोनों भाइयों ने शुरू से आपको पैसे ला कर दिए हैं। कभी आपको ये नहीं कहा कि माँ आप सारे पैसों का हिसाब क्यों रखती हैं? हम भी तो हिसाब रख सकते हैं। देख लिया ना माँ, अब भाभियों ने भैया को भी भड़का दिया है। अब ये आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तू माँ के कान भरना बंद करेगी तो तेरे लिए अच्छा रहेगा।
जहाँ जाएगी वहां भी आग ही लगाएगी। मुझसे तू ऊंची आवाज में बात कर रहा है और अब रूबी को भी डांट रहा है। जाओ तुम दोनों भी अपनी बीवियों के पल्लू में बन जाओ, जाओ। काजल और दीपा का हड़ताल मिशन सक्सेसफुल होता है क्योंकि दोनों के पति दोनों को महीने के आखिर में अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे देने का वादा करते हैं। इधर सुजाता और रूबी ये सब देखकर हाथ मलते रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। बिजली का बिल। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सुबह के समय उठकर हरि का नाम जपना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठकर हरि नाम जपने के बजाय घर वालों को ताने देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसी ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं हमारे गुप्ता साहब। पुणे के रहने वाले गुप्ता जी को एक बड़ा ही अजीब किस्म का ऑब्सेशन था। उनको हर समय घर में उपयोग हो रही बिजली के बारे में चिक 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 करते रहने की आदत थी। बिजली का बिल 500 आए या 5000, उनके प्रवचन कभी भी बंद होने का नाम नहीं लेते थे। गुप्ता जी को हमेशा यही लगता था कि घर में रहने वाले सभी लोग गैर जिम्मेदार हैं, इसी कारण उन्हें बिजली का लंबा चौड़ा बिल भरना पड़ता है। अरे यार, मैंने रात भर से अपना फोन चार्जिंग पर लगा रखा था, फिर मेरा फोन डिस्चार्ज होकर ऑफ कैसे हो गया? अरे भैया, चार्जर में लगाने से क्या होता है? एक बार स्विच की तरफ भी तो देख लो। अरे यार, तमाशा बना कर रख दिया है पापा ने हमारी जिंदगी का। ऐसा कौन करता है? अब मुझे ऑफिस के लिए एक जरूरी मेल करना है और मेरा फोन ऑफ पड़ा हुआ है। अब मैं फोन चार्ज करने के लिए यहाँ बैठा रहूंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, और ऐसे ही चला जाऊंगा तो बॉस को मेल कैसे करूंगा? ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे कितनी बड़े कलेक्टर की नौकरी कर रहा है तू। पूरी पूरी रात चार्जर ऑन करके सोना कोई समझदारी का काम है क्या? पता भी है बिजली का बिल कितना आ रहा है? अरे पापा, मैं रात को 10 बजे घर आया था, खाना खाकर सो गया। आप ही बताओ कब करूँ फोन चार्ज? बेटा, ज्यादा वीआईपी फोन आते हो ना तुम्हारे, तो अपना फोन ऑफिस से ही चार्ज करके लाया करो, लेकिन 10 घंटे मैं चार्जर चलाकर नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए। पापा की बात सुनकर शेखर गुस्से में लाल पीला हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि पापा के साथ ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इतने सालों में उनकी आदतों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था, इसलिए वो गुस्से में तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। फरवरी का महीना बीतने को आ गया, लेकिन इस घर में गीजर बंद नहीं हुआ अभी तक। बिजली का बिल देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे छत पर इतनी तेज सूरज चमक रहा है, ये नहीं कि एक बाल्टी पानी निकाल कर छत पर रखते, थोड़ी देर में अपने आप गर्म हो जाएगा और फिर उसी से नहा लो। और ये गीजर का गर्म किया हुआ पानी शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। पता नहीं कब अकल आएगी इन लोगों को। बंद करो ये गीजर। अरे पापा जी, इतने काम पड़े हुए हैं, सुबह सुबह इतना समय कहाँ होता है कि पहले बाल्टी भर के पानी धूप में रखे और फिर 1 घंटे बाद उससे नहाए। तो बेटा थोड़ा जल्दी उठा करो, मेरे घर में पैसे का पेड़ तो लगा नहीं। और ये रसोई की लाइट जलाकर सब्जियां काटने की क्या जरूरत है? बाहर आंगन में बैठकर सब्जी काटो, रोशनी ही रोशनी है वहाँ। पता नहीं पापा जी को सबके साथ ये सब करने में क्या मजा आता है। एक लाइट जलने से कितना बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतने साल तक पापा जी की ये झिकझिक बर्दाश्त की है। भाभी, मैं भी परेशान हो गई हूँ पापा के ताने सुन सुनकर। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाऊँ। अरे क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? आपको पता नहीं भाभी, पापा ने ना मुझे एकदम टॉर्चर कर रखा है। पूरा दिन मेरा कॉलेज में बीत जाता है और जब मैं रात को स्टडी करने के लिए बैठती हूँ तो पापा आकर मेरे कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। जब मैं पूछती हूँ पापा लाइट क्यों बंद कर रहे हो, तो कहते हैं दिन के उजाले में पढ़ा करो, रात में पढ़ाई करके बिजली का बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ भाभी, इस घर में पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी बिजली का बिल बचाना है क्या? कैसे घर में रह रहे हैं हम लोग? इससे तो अच्छा बंदा हॉस्टल में ही रह ले। अरे साक्षी, तू तो कल को शादी करके भी चली जाएगी, मेरे बारे में सोच। मुझे तो जीवन भर इसी घर में बिताना है। मेरी सहानुभूति आपके साथ है भाभी, भगवान आपको ये कष्ट सहने की हिम्मत दे। मैं तुझे अपना दुख बता रही हूँ और तुम मस्खरी कर रही है। ठहर जा भी। मजाक अपनी जगह है भाभी, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? टीवी देखने बैठो तो पापा आकर टीवी बंद कर देते हैं। और आपको पता है कल भैया के साथ क्या हुआ? क्या हुआ मुझे नहीं पता। भैया वॉशरूम में थे और पापा ने आकर वॉशरूम की लाइट बंद कर दी। बेचारे भैया अंदर से आवाज़ें लगाते रहे। फिर जब मुझे आवाज़ आई तब जाकर मैंने लाइट ऑन की। वैसे उस टाइम ना मुझे हंसी बहुत आ रही थी, लेकिन सच में भैया को बहुत बुरा लगा होगा। पापा ने सबका जीना मुश्किल करके रखा है। एक आइडिया है, कहो तो हम लोग ट्राई करें। अरे भाभी जल्दी बताओ ना क्या आइडिया है। सृष्टि साक्षी को पूरा प्लान समझाती है। पापा सुधरेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती,
लेकिन मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, करते हैं। अगले दिन। अरे बहू, मैंने आधे घंटे पहले तुम्हें अपना कुर्ता प्रेस करने के लिए दिया था, प्रेस हुआ या नहीं? मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। पापा जी, मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से करो, मैं बाहर बैठक में बैठा हुआ हूँ। आधा घंटा और बीत जाने के बाद भी जब कुर्ता ना आया तो गुप्ता जी एक बार फिर से अपनी बहू को आवाज लगाते हैं। अरे बहू, कुर्ता प्रेस कर रही हो या बिरबल की खिचड़ी पका रही हो? भाई कुर्ता प्रेस हुआ या नहीं? पापा जी, मैंने कहा ना मैं आपका कुर्ता ही प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अरे कौन सा स्पीड से कुर्ता प्रेस कर रही हो? जो पिछले 1 घंटे से तुम्हारा कुर्ता प्रेस हो ही नहीं रहा। पापा जी, आप ही कहते ना बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हमें बिजली बचाने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैंने बिजली की प्रेस को उठाकर कबाड़ी वाले को बेच दिया है। क्या कहा तुमने? प्रेस कबाड़ी वाले को बेच दिया? तो फिर प्रेस क्या फूंक मार कर रही हो? नहीं पापा जी, मैंने बिजली बचाने का तरीका सोचा है। अब से हम लोग ना लोटे में गर्म पानी लेकर उससे कपड़े प्रेस किया करेंगे। अरे पुराने जमाने में जब बिजली की प्रेस नहीं थी तब क्या लोग कपड़ों पर आयरन नहीं करते थे? तो बात तो एक ही हुई ना। तुम पहले गीजर चलाकर पानी गर्म कर रही हो और फिर गर्म पानी से मेरे कपड़ों पर प्रेस कर रही हो। टाइम और बिजली दोनों की बर्बादी एक साथ। नहीं नहीं पापा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने गीजर में पानी गर्म नहीं किया, मैंने तो 1 बाल्टी पानी छत पर रख रखा है। छत पर इतनी तेज धूप निकली हुई है, पानी अपने आप ही गर्म हो रहा है और उसी पानी से मैं लोटा भर के आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। बहू की बात सुनकर गुप्ता जी अपना सर पीट लेते हैं और बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकल जाते हैं। पापा के जाने के बाद साक्षी हंसते हुए वहां आती है। भाभी, मज़ा ही आ गया। पापा को सुधारने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। अरे रुको जरा, आगे आगे देखो होता है क्या। शाम के समय जब गुप्ता जी आकर टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं उसमें कोई चैनल चल नहीं रहा। साक्षी बेटा, देखो तो जरा टीवी को क्या हो गया। टीवी में कोई डेटा कनेक्शन ही नहीं है तो चलेगा कैसे? भैया ने वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया है। वाईफाई का राउटर दिन भर बिजली खाता था, इसलिए अब से ना रहेगा वाईफाई, ना चलेगा टीवी। हो गई ना बिजली की डबल बचत। और तो मैं न्यूज़ कहाँ देखूंगा? तुम्हें पता है ना, न्यूज़ देखे बिना मेरा खाना हजम नहीं होता। अरे पापा, ये 2 रुपए का अखबार किस दिन काम आएगा? ये लीजिए, जी भर के खबरें पढ़िए और खूब खाना पचाइए। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर सो गए थे। अचानक की रात के 11:30 बजे गुप्ता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा उनका पूरा शरीर पसीने में लथपथ है और कमरे का पंखा, लाइट सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और मेरे कमरे का पंखा कौन बंद करके चला गया? अरे पापा, उठ गए आप? चलिए आप भी हम लोगों के साथ बाहर आंगन में सोने चलिए। देखिए बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। आप ही तो कहते हैं ना, पंखा और एसी शरीर को खराब कर देते हैं, इसलिए मैंने ही आपके कमरे का पंखा बंद कर दिया था। देखिए मैंने कितनी बिजली की बचत की है। एक तो मेरी नींद तोड़ दी, ऊपर से बिजली बचाने का डायलॉग सुना रहा है। अरे बंद करो ये बचत बचत, परेशान करके रख दिया तुम सबने मुझे। एक तो मेरा वैसे ही सुबह से दिमाग खराब है। पहले बहू ने मुझे कपड़े प्रेस करके नहीं दिए, जिसकी वजह से मुझे बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर बाहर जाना पड़ा। सुबह से टीवी नहीं देखा और अब तूने आकर पंखा भी बंद कर दिया। ना चैन से जागने दे रहे हो ना सोने दे रहे हो। अरे तुम लोग चाहते क्या हो? यही पापा कि बिजली बचाना अच्छी बात है, लेकिन बचत का ये मतलब नहीं होता कि आप सबका जीना दुश्वार करके रख दे। आपको भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। समझ गया बेटा, अच्छी तरह से समझ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ आगे से मैं तुम लोगों को बिजली बचाने के लिए कभी परेशान नहीं करूँगा। अगले दिन। अच्छा, मैं शर्मा जी के यहाँ होकर आता हूँ जरा, काफी दिनों से मिलना नहीं हुआ। गुप्ता जी शर्मा जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा कमरे में 3-3 बल्ब जलाकर पढ़ाई कर रहा है। गुप्ता जी जाकर 2 बल्ब बंद कर देते हैं। अरे बेटा, 3-3 बल्ब क्यों जला रखे हैं? पढ़ाई तो एक बल्ब में ही हो सकती है ना? और बेटा दिन में पढ़ाई किया करो, ये बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करके बिजली का बिल क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है अंकल। इतना कहकर शर्मा जी का बेटा किताबें छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे गुप्ता जी, बड़े अजीब आदमी हैं आप। मेरे घर का बिजली का बिल आपको देना पड़ता है क्या? जो आप मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रहे थे, एक तो वैसे ये पढ़ने नहीं बैठता, किसी तरह से डरा धमका कर मैंने पढ़ने बिठाया था और आपने आकर मुफ्त का ज्ञान बघार दिया। बेचारे आदत से मजबूर गुप्ता जी शर्मा जी से मुंह की खाने के बाद मुंह लटकाकर अपने घर को लौट आते हैं। लेकिन क्या करें, कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। तो बेचारे गुप्ता की आदत भी इतनी आसानी से तो सुधरने वाली थी नहीं। सुबह होते होते वो शर्मा जी के यहाँ हुई घटना भूल चुके थे और एक बार फिर से अपने परिवार को बिजली के बिल कम करने के लिए ताने सुना रहे थे।